हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 3 अगस्त वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज बिल 2021। तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस फीचर ऑफ द बिल। तो बेसिकली ये जो आपका बिल लाया गया है, ये रिप्लेस करती है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 को। क्या हाईलाइट है इस बिल के? तो ये बिल डिसॉल्व करेंगे सर्टेन एग्जिस्टिंग एपेलेट बॉडीज को, और जो भी ये एग्जिस्टिंग एपेलेट बॉडीज है इसके फंक्शंस ट्रांसफर कर देंगे टू द अदर एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज। और इसमें आपका सिनेमेटोग्राफ एक्ट आ जाता है, कॉपीराइट एक्ट, कस्टम्स एक्ट, पेटेंट एक्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी फंक्शंस होंगी इस एपेलेट बॉडीज की जो अभी एग्जिस्ट कर रही हैं वो इन सबों के पास दे दी जाएंगी। ठीक है। एंड जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा फॉर द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स, ये 4 इयर्स की होंगी, है ना, 4 इयर्स की होंगी, सब्जेक्ट टू एन अपर एज लिमिट ऑफ 70 इयर्स। तो 4 इयर्स या फिर 70 इयर्स ऑफ एज फॉर द चेयरपर्सन एंड 67 इयर्स फॉर द अदर मेंबर्स। तो ये याद रखनी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 184 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2017 इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था, जिसमें टेन्योर प्रिस्क्राइब करी गई थी 4 इयर्स की फॉर द मेंबर्स, बिकॉज ये कॉन्ट्रेरी था टू द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एज वेल एज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट्स वाई ये स्ट्राइक डाउन करा गया था फाइनेंस एक्ट 2017 के सेक्शन 184 को। और ये जो बिल है स्पेसिफाई करता है कि जो व्यक्ति है शुड बी एट लीस्ट 50 इयर्स ऑफ एज टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए चेयरपर्सन और मेंबर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मिनिमम एज भी प्रिस्क्राइब करी गई है। ज्यादातर केसेस में मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब करी जाती है कि मैक्सिमम लिमिट क्या होगा रिटायरमेंट का। यहाँ पर मिनिमम एज 50 इयर्स प्रोवाइड करने की बात हो रही है टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए चेयरपर्सन और मेंबर। अब बात करते हैं ये रेशनलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो गवर्नमेंट का मानना है कि ये जो ट्रिब्यूनल्स है इसने कहीं ना कहीं फास्टर जस्टिस डिलीवरी के ऑब्जेक्टिव से इसे जो सेटअप किया गया था उसके कोई परिणाम निकल कर नहीं आया है ना। तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट बिलीव्स कि जो ट्रिब्यूनल हैज नॉट नेसेसरली लेड टू ए फास्टर जुडिशियल डिलीवरी, और बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स जो आ गए हैं सिर्फ एडिशनल लेयर ऑफ लिटिगेशन बनकर रह गए हैं। एंड अंडर फाइनेंस एक्ट 2017 7 ट्रिब्यूनल्स को एबलिश कर दी गई थी या फिर एक दूसरे में मर्ज कर दी गई थी बेस्ड ऑन फंक्शनल सिमिलैरिटी। तो ये हमने कुछ बिल के प्रोविजन को डिस्कस किया, और जो रिप्लेस करेंगी आपका ट्रिब्यूनल रिफॉर्म रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021 को। ठीक है, बिकॉज इट इज ए ऑर्डिनेंस तो इसीलिए बिल के रूप में इसको एक्ट के रूप में लाया जा रहा है। नेक्स्ट इज योर पाकिस्तान फाइनलाइजेज बिल टू ग्रांट प्रोविंशियल स्टेटस टू गिलगिट बल्तिस्तान। तो ये काफी ज्यादा कंसर्न की बात है और इंडिया डेफिनेटली इस पर ऑब्जेक्शन रेज करेगा, क्योंकि जो गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया जो पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाई कर ली गई थी, और तब से ये इसी के कंट्रोल में है। तो आप देख सकते हो ये जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन है, सबसे पहले मैप देख लो, ये देख लो हमारा प्यारा इंडिया, और यहाँ से हमारी मैप शुरू होती है, और ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन है जो अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत है और पाकिस्तान के कब्जे में है बेसिकली ये। तो ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है ये अर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट जो जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था उसी का हिस्सा है, एंड ये लगातार पाकिस्तान के कंट्रोल में बना हुआ है सिंस नवंबर 4 1947, बिकॉज ट्राइबल मिलिशियाज एंड पाकिस्तान आर्मी के द्वारा इस एरिया पर अटैक किया गया, इन्वेजन की गई, और उसके बाद इस एरिया पर कंट्रोल स्थापित कर लिया गया। तब से ये इन्हीं के कंट्रोल में है, और इसे फिर बाद में नाम बदल कर नदर्न एरिया जो पाकिस्तान का नाम दिया गया, और उसके बाद डायरेक्ट कंट्रोल पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट का इस रीजन में स्थापित किया गया वाया कराची एग्रीमेंट 1949। और ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018 में लाया गया, इसका मकसद ये था कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है वो 5th प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के रूप में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए।
और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, पंजाब, सिंध, ये सब अन्य 4 प्रोविंसेस हैं। ठीक है, तो 5वां प्रोविंस गिलगिट बाल्टिस्तान बनाने का बात चल रहा है। इंडिया मेंटेन्स दैट जो पाकिस्तान है इसका कोई भी लोकस स्टैंडाई नहीं है इस टेरिटरीज के ऊपर, क्योंकि ये इलीगली ऑक्युपाई करी गई है पाकिस्तान के द्वारा, और वो भी फोर्सिबली ऑक्युपाई करी गई है इन्वेजन के माध्यम से। इंडिया ने बार बार दोहराया है कि ये जो रीजन है ये इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, बाय वर्च्यू ऑफ द लीगल कंप्लीट एंड इररेवोकेबल एसेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द यूनियन ऑफ इंडिया 1947। यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर का यूनियन ऑफ इंडिया में इंटीग्रेशन हुआ था 1947 का, उसके साथ साथ आपका गिलगिट बाल्टिस्तान वाला भी इंटीग्रेट हुआ था भारत में, और ये पाकिस्तान का इलीगल तरीका था जिसके सहारे उसने इंडिया के इस रीजन को अपने कब्जे में लिया। सिग्निफिकेंस ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें तो गिलगिट बाल्टिस्तान का लोकेशन देख लो आप, इंटरसेक्शन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया एंड चाइना। तो यहाँ है आपका गिलगिट बाल्टिस्तान, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ सेंट्रल एशिया और एक तरफ इंडिया। तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट बन जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, सेंट्रल एशिया का, चाइना का। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स यहाँ मौजूद हैं, सियाचिन ग्लेशियर्स, ये आपका गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में लोकेटेड है। एंड बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान, इंडस रिवर ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन से पास करती है, क्रॉस करती है। तो दैट्स वाई यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंडस रिवर के ऊपर काफी ज्यादा है, और ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा फॉर इंडिया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी पास करता है गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन से। ठीक है, सीपीईसी जिसके ऊपर भारत ने कंसर्न भी रेज किया था। और अगर हम बात करें गिलगिट बाल्टिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो देख लो, एरिया अप्रोक्स 72,971 स्क्वायर किलोमीटर है, पॉपुलेशन 2 मिलियन प्लस है 2013 के सेंसस से, सिया मेजोरिटी है, 14% अर्बनाइजेशन है, एंड लिटरेसी रेट 72%। रेवेन्यू अर्नर, कहाँ से आपका रेवेन्यू प्राप्त होता है इस रीजन को, तो टूरिज्म है, ट्रेकिंग एंड माउंटेनरिंग। एंड एट प्रेजेंट रीजन हैज लिटिल से इन इट्स ऑन अफेयर, यानी कि ये पाकिस्तानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, डायरेक्टली रूल्ड फ्रॉम इस्लामाबाद। जैसे आपका यूटी है ना इंडिया में, उसी प्रकार से गिलगिट बाल्टिस्तान को रूल किया जाता है बाय द सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जो इस्लामाबाद में बैठी हुई है, डिस्पाइट ए प्रिटेंस ऑफ ऑटोनॉमी। एंड एज ए प्रोविंस पाकिस्तान कैन क्लेम गिलगिट बाल्टिस्तान विल हैव ग्रेटर लेजिस्लेटिव पावर एंड कंट्रोल ओवर इट्स रेवेन्यू वंस इसको प्रोविंसेस का अधिकार मिल जाएगा तब। तो ये हमने डिटेल से गिलगिट बाल्टिस्तान, उसके सिग्निफिकेंस और उसका हिस्ट्री के बारे में जाना, काफी इंपॉर्टेंट है ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ कमेमोरेशन ऑफ 100th ईयर ऑफ मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल का 100 ईयर हो गया है। तो अगर हम बात करें इसके डिटेल की, तो मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल 1921 में स्टैब्लिश किया गया था, और ये अभी एज ए लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में फंक्शन भी करती है ऑफ द देन मद्रास स्टेट पोस्ट 1947, एंड उसके बाद तमिलनाडु फ्रॉम 1969 है ना। तो पहले ये मद्रास के रीजन से जाना जाता था, अब ये तमिलनाडु के रीजन से जाना जाता है, और इसे सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के एक्ट के तहत, और जो प्रोपोर्शन है इलेक्टेड मेंबर का वो इंक्रीज करी गई थी टू ओवर 70%। ये सब आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के एक्ट के माध्यम से जो सेटअप किया गया उसके डिटेल्स हैं। ठीक है, तो आप देख लो, प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ये बढ़ा दी गई थी, ओवर 70% कर दिया गया था। कंसेप्ट ऑफ डायरची ये आपका एग्जिस्टेंस में आता है, आपको भी पता है 1919 के एक्ट से डायरची का कंसेप्ट आता है, जिसके तहत जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट है वो 2 भाग में बांट दी गई थी, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट। तो एंड इट वाज देन दैट द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर, उसको प्रीमियर भी कहा जाता था, उसको भी इंस्टीट्यूट किया गया। एंड 1 सीट इन ईच टेरिटोरियल प्लूरल नंबर कंस्टिट्यूंसी, टोटल 28 था, ये रिजर्व करी गई थी नॉन ब्राह्मण्स के लिए। जस्टिस पार्टी फॉर्म्ड द गवर्नमेंट आफ्टर फर्स्ट इलेक्शन, तो जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ इस काउंसिल के लिए तो जस्टिस पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई, जिसमें 3% ऑफ द पॉपुलेशन वो इलेक्टर्स यानी कि वोटर के रूप में शामिल हुए थे, और वो भी ओनली मैन। कांग्रेस बॉयकॉटेड दिस इलेक्शन, और आपको ये भी याद होगा कि जो फर्स्ट प्रोविंस ब्रिटिश प्रोविंस जिसने वोमेन को इलेक्शन के लिए अलाउ किया था वो मद्रास प्रोविंस ही था। एंड
Madras Legislative Council centenary celebration वो historic है because as the house has passed several landmark legislation जैसे voting right for women in 1921 वही मैंने बोला अभी है ना। तो फर्स्ट प्रोविंस जिसने वोटिंग राइट महिलाओं को दिया था वो था आपका मद्रास। एंड मुथु लक्ष्मी रेड्डी फर्स्ट वुमेन मेंबर थी इस काउंसिल की। हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट 1926 पास किया गया। एबोलिशन ऑफ देवदासी सिस्टम किया गया। इश्यूइंग फ्री पट्टाज टू द पुअर फॉर हाउसिंग साइट ये भी इश्यू किए जाने लगे। तो हमने मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जाना और इसे क्रिएट किया गया था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और फिर आपका कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टी भी आ गया था। इलेक्टेड मेंबर्स का जो प्रपोर्शन है 70% कर दिया था। और फिर आपका जस्टिस पार्टी फर्स्ट इलेक्शन जब हुआ इस मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो इसमें आपका जस्टिस पार्टी सत्ता में आई। 3% ऑफ द पॉपुलेशन एज इलेक्टर्स के रूप में, ओनली मैन एज इलेक्टर्स थे। और कांग्रेस ने याद रखना आपको बॉयकट किया था इलेक्शन को, तो कांग्रेस डिडंट पार्टिसिपेटेड। सो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज योर इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी 2021 जिसको सतनव पॉलिसी भी कह रहे हैं ना। तो सतनव यानी कि सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी 2021। और यहाँ आप देख लो, in order to achieve the goal of self-reliance in India's satellite-based navigation and augmentation services sector, उसके लिए comprehensive satellite navigation policy प्रपोज की गई है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा। जब हम बात करते हैं सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन की तो इसमें आपके कॉन्स्टलेशन ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं यानी कि सीरीज ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट विथ ग्लोबल और रीजनल कवरेज हो सकती है। एंड इसके जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि ये ऑल वेदर पैसिव 3 डायमेंशनल पोजीशन वेलोसिटी टाइमिंग डाटा ये सब प्रोवाइड करी जाए। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी की बात करें तो इसके तहत गारंटीड एंड कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल फ्री टू एयर नेविगेशन सिग्नल्स ये प्रोवाइड करी जाएंगी सिविलियन यूजेस के लिए एंड सिक्योर्ड नेविगेशन सिग्नल्स स्ट्रेटेजिक यूजेस के लिए। तो स्ट्रेटेजिक यूजेस का मतलब ये हुआ जो सिविलियन पर्पस के लिए यूज नहीं करी जाएंगी, मिलिट्री सब के लिए यूज करी जाएंगी। तो इंश्योरिंग गारंटीड एंड कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री टू एयर नेविगेशन सिग्नल and working towards compatibility and interoperability of Indian satellite navigation and augmentation signals जिसमें आपका अन्य जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होंगे, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम सिग्नल्स होंगे, इन सबको भी इंटर ऑपरेबल बनाया जाएगा सो दैट इनके भी डाटा यूज हो सके। एंड टू प्रोवाइड पोजीशन वेलोसिटी एंड टाइम बेस्ड सर्विसेज, तो देख सकते हो लोकेशन बेस्ड वेलोसिटी बेस्ड टाइम बेस्ड सर्विसेज जो भी होंगे पीबीटी सर्विसेज वो प्रोवाइड करी जाएंगी इन सैटेलाइट के द्वारा। टू कंटिन्यू एंड अपग्रेड स्पेस बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज एंड SBAS एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत, तो ये भी है आत्मनिर्भर भारत के गवर्नमेंट की कमिटमेंट को ये फुलफिल करता है जिसमें अपग्रेड सर्विस बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी। और जब हम बात करते हैं स्पेस बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज की तो जो सिक्योर्ड स्पेस बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज होते हैं वो एक्सक्लूसिवली इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लिए ऑपरेट होंगी और ये प्रोवाइड करी जाएंगी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। नाविक की बात करें दैट इज योर नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, इसी को आप इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं। और ये इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो इसरो के द्वारा डेवलप करी गई है। सिंपल भाषा में कहें तो जीपीएस ऑफ इंडिया है ना। अभी जीपीएस अमेरिका का है लेकिन इंडियन जीपीएस वर्जन कौन हो गया आपका नाविक। एंड डेवलप किसके द्वारा की गई है, इसरो के द्वारा। और SBAS सर्विसेज की बात करें तो इसमें आपका जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन दैट इज गगन फॉर द इंडियन एयर स्पेस। और गगन की बात करें तो ये ज्वाइंटली डेवलप करी गई हैं इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो नेविगेशनल सर्विसेज एंड पोजिशनल एक्यूरेसी एविएशन सेक्टर के लिए प्रोवाइड करेगी। और गगन हियर स्टैंड्स फॉर जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन और इसको डेवलप ज्वाइंटली किया गया है इसरो प्लस AAI के द्वारा। तो ये हमने डिस्कस किया इस सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी 2021 को। मेजर ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस भी कर लिए। नेक्स्ट इज योर प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन नॉट बी इन्वोक्ड ओवर लॉ एंड ऑर्डर फियर्स से सुप्रीम कोर्ट। तो वही बोल रहा है लॉ एंड ऑर्डर अभी डिस्टर्ब नहीं हुई है लेकिन फियर लग रहा है गवर्नमेंट को कि डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को इन्वोक कर दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और ये जो केस चल रहा था इसमें आप देख सकते हो बांका स्नेहा शीला वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना केस, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो प्रोविजन है फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इसको इन्वोक नहीं किया जा सकेगा ओवर एप्रीहेंशन, सिर्फ अनुमान के तौर पर कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हो सकती है बट इन केसेस वेयर पब्लिक ऑर्डर इज डायरेक्टली अफेक्टेड। तो जहां पर पब्लिक ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है वहां पर इसको लगाया जाए नॉट बेस्ड ऑन एप्रीहेंशन। एंड इसमें ऑब्जर्व करी गई कि जो लॉ एंड ऑर्डर
है ये कंप्रीहेंड करती है डिसऑर्डर्स ऑफ लेस ग्रेविटी देन दोज अफेक्टिंग द पब्लिक ऑर्डर, बिकॉज पब्लिक ऑर्डर लार्जर पब्लिक को अफेक्ट करती है एंड लॉ एंड ऑर्डर कंप्रीहेंड्स डिसऑर्डर ऑफ लेसर ग्रेविटी। एंड ऑल्सो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये आपका विद इन आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को मान्यता दी जाएगी, यानी कि दो तरीके होते हैं सुप्रीम कोर्ट जो एंजॉय करती है, हाई कोर्ट जो एंजॉय करती है अगर किसी लॉ को चेक करना है। एक तो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, जिसमें ये देखा जाता है कि लॉ के अनुसार जो लॉ है बिल है वो पास करी गई है या नहीं करी गई है, अगर करी गई है तो फिर वो ठीक है। और अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट की इंटेंशन भी देखी जाएगी। और आर्टिकल 21 के लिए तो आपको भी पता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलती है ना। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है मस्ट फॉल विद इन आर्टिकल 21, रीड विद आर्टिकल 22 दैट इज सेफगार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि ये जो आपका एप्रीहेंशन के बेसिस पे लॉ एंड ऑर्डर के ग्राउंड पर जो डिटेंशन कर ली जाएंगी वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 22 को भी तो वायलेट करती है, बिकॉज इट सेज सेफगार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। और अगर हम बात करें प्रिवेंटिव डिटेंशन की, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर लेना, पकड़ कर रख लेना ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशन कि ये व्यक्ति आने वाले समय में कुछ गलत कर सकता है। और ये कैसे लगाए जा सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो आप देख सकते हो सेक्शन 151 ऑफ द सीआरपीसी कोड 1973 एंड आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। एंड ये जो आर्टिकल है इट कन्फर्स सर्टेन राइट टू द इंडिविजुअल, जैसे नॉलेज ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट ये बताना होगा टू द डिटेंटी, राइट टू कंसल्ट टू द जुडिशरी या फिर वकील एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर एज वेल। हाउएवर ये राइट गारंटीड नहीं है, गारंट नहीं किए जाते हैं एलियन या फिर पर्सन डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, क्योंकि ये प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए अलाउड है। प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डिटेंशन आपने एम लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा। नेक्स्ट इज योर एक्सपर्ट रेज कंसर्न्स ओवर मैंडेटरी फूड फोर्टिफिकेशन। तो आप देख सकते हो इन पुशबैक अगेंस्ट सेंटर्स प्लान टू मैंडेटरीली फोर्टिफाई राइस एंड एडिबल ऑयल्स विद विटामिन्स एंड मिनरल्स, क्योंकि फोर्टिफिकेशन का मतलब ही होता है इनरिचिंग विद विटामिन एंड मिनरल्स। तो जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने वार्न किया है कि इसके एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं हेल्थ एंड लाइवलीहुड के ऊपर, बिकॉज इनकंक्लूसिव एविडेंस मौजूद है कि फोर्टिफिकेशन कुछ फेवर भी करता है, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी लाता है। तो जब हम बात करते हैं फूड फोर्टिफिकेशन की, तो इट इज नथिंग बट प्रैक्टिस ऑफ एडिंग विटामिन्स मिनरल्स टू द कॉमनली कंज्यूम फूड, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, जब भी इसकी प्रोसेसिंग करी जाती है फूड की, सो दैट जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसे इंक्रीज किया जा सके और जो हिडन हंगर है यानी कि न्यूट्रिशन बेस्ड न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हंगर उसे काउंटर किया जा सके। हिडन हंगर की बात करें तो ये डेफिशिएंसी है जिसमें वन और मोर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर अवेलेबल नहीं होती हैं, चाहे वो आयरन हो, फोलेट हो, जिंक हो, विटामिन ए हो, विटामिन बी 12 हो, विटामिन बी डी हो, विटामिन डी हो। अब बात करते हैं क्या की इश्यूज हाईलाइट करी गई है। तो स्टडी जो डिपेंडेंट है ऑन बाय FSSAI, यानी कि इन्होंने बेसिकली स्टडी करी गई थी जिसमें कहा गया था कि फोर्टिफिकेशन को प्रमोट किया जाए, है ना, और स्पॉन्सर की जाएंगी फूड कंपनीज के द्वारा जो बेनिफिट भी करेंगी फ्रॉम इट लीडिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जो फोर्टिफिकेशन करी जाती है वो आपके फूड कंपनीज करते हैं। तो अब इस फोर्टिफिकेशन से बेनिफिट किसको मिलता है, वो मिलता है आपका इन कंपनीज को। तो ये कंपनीज रिच हो रही हैं और जो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए वो ये कंपनीज, एक सर्टेन स्पॉन्सर्ड कंपनीज करती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है। साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट्स है डज नॉट वर्क इन आइसोलेशन, बल्कि ऑप्टिमल ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि हमने राइस डेली बेसिस पर खा रहा हूं और उसमें फोर्टिफिकेशन बेस्ड एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं। तो ये एज के साथ बेसिकली न्यूट्रिशन ग्रो होनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए, है ना। तो ये बोला गया है न्यूट्रिशन डज नॉट वर्क इन आइसोलेशन बट नीड ईच अदर फॉर ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन। एडिंग 1 or 2 सिंथेटिक केमिकल विटामिन एंड मिनरल्स इन फूड ऑफ अंडर न्यूरिश पॉपुलेशन, इसके कारण टॉक्सिटी भी हो सकती है, तो कैन लीड टू टॉक्सिटी इन द अंडर न्यूरिश पॉपुलेशन। मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन ये हार्म कर सकती है वास्ट इनफॉर्मल इकोनॉमी को, जो भी इंडियन फार्मर्स एंड फूड प्रोसेसर्स हैं। एंड ये सजेस्ट किया गया है कि जो डायट्री डाइवर्सिटी है एंड हाइयर प्रोटीन कंजम्पशन है ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी हिडन हंगर सॉल्व किए जा सकते हैं। एंड भारत में ओवर 80% ऑफ द एडोलेसेंट ये हिडन हंगर से सफर करती हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ 2019 रिपोर्ट। एंड फिर देख सकते हो शॉर्टर न्यूज की बात करें तो फ्लोटिंग रेट फंड्स क्या है। तो जे बात करें फ्लोटिंग रेट फंड की,
तो फ्लोटिंग रेट फंड्स ये उन बॉन्ड को बाय करती हैं जिनके इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं, फ्लोटिंग होते रहते हैं। फ्लोटिंग मतलब चेंज होते रहना अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग रेट्स इन द इकोनॉमी। और ये जो फीचर है द सपोर्ट टू इंसुलेट देम फ्रॉम लॉसेस बिकॉज रेट हाइक्स हो जाती हैं एंड कैन इवन इंक्रीज देयर रिटर्न एज रेट राइज। एंड सेबी रूल्स के अनुसार 65% ऑफ द कॉर्पस, जो भी फंड है आपका फ्लोटिंग रेट फंड का, 65% ऑफ द कॉर्पस ऑफ फ्लोटिंग रेट फंड उसको इन्वेस्ट किए जाने हैं फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट में। रट लेना इसे, फ्लोटिंग रेट फंड। इसमें ह्यूज इनफ्लो देखने को मिला है इन द रिसेंट मंथ एज इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कि जो इंटरेस्ट रेट राइज हो जाएंगे, इसलिए पहले ही इन्वेस्ट कर लो। नेक्स्ट इज योर तलिस्मान सबर। तो ये लार्जेस्ट बायलैटरल कंबाइंड ट्रेनिंग एक्टिविटी है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया डिफेंस फोर्स एंड यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री, याद रखना है यूएस मिलिट्री। और ये बायनियल एक्सरसाइज है इन कोऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑन लैंड सी एयर एंड आफ्टर इंडिया इनवाइटेड ऑस्ट्रेलिया टू मालाबार एक्सरसाइज इन 2020, ऑस्ट्रेलिया ने एक्सटेंड किया है, इंडिया को इन्वाइट दिया है कि वो भी तलिस्मान सैबर 2023 एक्सरसाइज करे टू फर्दर कंसोलिडेट द इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ देयर नेवीज इन द इंडो पैसिफिक। तो ये एक्सरसाइज अभी 2023 में होगा और इनवाइट कर दी गई है इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। न्यू थ्योरी ऑन हाउ अर्थ गोट इट्स ऑक्सीजन। अब देख सकते हो नई थ्योरी आई है जिसमें ये बोला जा रहा है कि कैसे ऑक्सीजन मिला अर्थ को। तो ये कहा जा रहा है कि लगभग अगर हम 2.4 बिलियन ईयर्स एगो चले जाए, यानी कि अप्रोक्स 24 करोड़ ईयर्स एगो, 24 नहीं 240 करोड़ ईयर एगो, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एयर में नेग्लिजिबल था, बट इन ओनली 14 मिलियन ईयर्स, यानी कि सिर्फ 40 करोड़ साल बाद ही अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें 1/10 ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो अभी हमारे पास है वो बढ़कर शेयर हो गया था। यानी कि जब अर्थ का अप्रोक्स 240 करोड़ ईयर्स की बात करें, अर्थ के हिस्ट्री में जाए तो 240 करोड़ ईयर्स, उस समय अर्थ में जो ऑक्सीजन थे नेग्लिजिबल थे, लेकिन उससे ठीक 40 करोड़ साल बाद जो अर्थ में ऑक्सीजन है 1/10 हो गया to the amount of oxygen जो आज है। and according to the new theory this happened because जो अर्थ का रोटेशन है वो स्लो डाउन हुआ because of the complicated physics of tidal friction। तो आप देख सकते हो अर्थ का रोटेशन भी स्लो डाउन हुआ है। अब इसमें complicated physics है tidal friction के and interaction with the moon, and इसके कारण हुआ क्या, तो जो डेज है वो लॉन्गर होने लगे क्योंकि स्पीड कम होंगी, तो डेफिनेटली डेज लॉन्गर होने लगेंगी, गिविंग मोर टाइम टू द साइनोबैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो ये अच्छी बात है। द आइडिया इज बीइंग कंसिडर्ड इंप्रेसिव बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी बिग बायोलॉजिकल चेंजेस इन बैक्टीरिया और द वर्ल्ड ओशियन। तो सिंपली कहा जा रहा है बिकॉज अर्थ का रोटेशन स्पीड कम हो गया तो इसके कारण काफी ज्यादा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट वो मिलने लगी साइनोबैक्टीरिया को, और साइनोबैक्टीरिया उस एनर्जी का इस्तेमाल करके मोर एंड मोर कार्बन मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगा एंड अल्टीमेटली वर्ल्ड का ऑक्सीजन इनरिच हो गया। नेक्स्ट इज योर नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम हैज टेकन अ प्रोजेक्ट for setting up new science centers under the scheme for promotion of culture of science, and currently 25 science museums या science centers in the country ये function कर रही है under the administrative control of NCSM। और NCSM की बात करें नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, ये आपका ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, याद रखना है NCSM ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसका ऑब्जेक्टिव यही है टू पोर्ट्रे द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एंड ह्यूमन वेलफेयर विद अ व्यू कि साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप किया जाए, टेम्पर डेवलप किया जाए एंड टू क्रिएट inculcate and sustain a general awareness among the people. Next is your GPS clock. तो इंडियन रेलवे जीपीएस क्लॉक प्रोवाइड करेगा विच विल रिप्लेस द एनालॉग मैकेनिज्म क्लॉक फॉर कंट्रोल ऑफिसर्स सो दैट जो सेक्शन कंट्रोलर्स है वो कोऑर्डिनेट कर सके इजीली विद द स्टेशन मास्टर्स, लोको पायलट्स एंड अदर स्टाफ डायरेक्टली जो ट्रेन ऑपरेशन कर रहा है सो दैट एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। तो जीपीएस क्लॉक की बात करें तो ये सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम वाला क्लॉक होगा जो एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल करेगा टू प्रोवाइड एवरीवन ऑन अर्थ लो कॉस्ट एक्सेस टू इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम स्टैंडर्ड। और जब हम बात करते हैं एटॉमिक क्लॉक की, इट इज अ टाइप ऑफ क्लॉक जो सर्टेन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम उसका इस्तेमाल करता है यूजुअली शेशियम और रुबिडियम सो दैट जो टाइम है उसमें मोर एंड मोर एक्यूरेसी लाई जा सके। नेक्स्ट इज योर प्लेसेस इन न्यूज जो गोगरा एंड हॉट स्प्रिंग लद्दाख में। तो जो 12th राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर मीटिंग हुई बिटवीन इंडिया एंड चाइना ये कंस्ट्रक्टिव रही एज पर द ज्वाइंट स्टेटमेंट इश्यूड। हाउएवर दोनों साइड ने कोई भी एग्रीमेंट नहीं
किया फॉर डिसएंगेजमेंट एट गोगरा एंड हॉट स्प्रिंग जो ईस्टर्न लद्दाख में। हॉट स्प्रिंग की बात करें तो इसको थर्मल स्प्रिंग भी कहते हैं एंड इट इज अ स्प्रिंग ऑफ नेचुरली हॉट वाटर है ना। तो नेचुरल हॉट वाटर आपका हॉट स्प्रिंग से निकलते हैं एंड इट इज हीटेड बाय सब टेरेनल वोल्केनिक एक्टिविटी जो इनको राइज टेम्परेचर प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये गलवान वैली आप देख सकते हो और हॉट स्प्रिंग या गोगरा एरिया यहीं पर है और पैंगोंग लेक आप देख सकते हो ये सब लद्दाख में है और अक्साई चीन जो अभी चाइना कंट्रोल में है तो इंडिया का लेकिन है चाइना का कंट्रोल में। तो गलवान वैली यहीं पर है, चुम्बी वैली यहीं पर है और चुम्बी वैली बेसिकली आप हमें बताओ कहाँ पर है। आई थिंक ये यहाँ पर नहीं है। हॉट स्प्रिंग हो गया, पैंगोंग शो लेक हो गया। ठीक है, नाउ इज योर स्ट्रेट आइलैंड। फ्यू ग्रेट अंडामीज ट्राइब्स ये शिफ्ट हुए हैं टू देयर ट्राइबल सेटलमेंट्स एट स्ट्रेट आइलैंड टू इंश्योर कि उनकी सेफ्टी रहे अगेंस्ट कोविड-19। तो ये जो आइलैंड है ये ट्राइबल रिजर्व है फॉर द जीए जहां पर एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स ये प्रोहिबिटेड है। तो जीए की बात करें यानी कि ग्रेट एंडेमीज ये ट्राइब ग्रुप ही है, ये पीवीटीजीज के कैटेगरी में आते हैं एंड अंडमान इज होम टू 5 पीवीटीज रट लेना है सैंतलीस जारेबा ग्रेट एंडेमीज ओंगे एंड सोमपेन याद रखना। अंडमान इज होम टू 5 पीवीटीज सैंतलीस जारेबा ग्रेट एंडेमीज एंड ओंगे एंड सोमपेन। ये लोकेशन याद रखना। स्ट्रेट आइलैंड इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यानी कि अंडमान। ठीक है, नेक्स्ट इज योर हल्दीबरी इंडिया चिलहती बांग्लादेश रेल लिंक है ना। तो इंडिया में आपका हल्दीबरी एंड चिलहती बांग्लादेश से रेल लिंक कनेक्ट किया जाएगा। तो देख लो विथ ज्वाइंट एफर्ट ऑफ द रेलवेज ऑफ बोथ कंट्रीज इंडिया और बांग्लादेश ने स्टार्ट किया है रेगुलर ऑपरेशन ऑफ फ्राइट ट्रेन्स थ्रू द रिस्टोर्ड हल्दीबरी चिलहटी रेल रूट। तो हल्दीबरी चिलहटी रेल रूट ये आपका इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट करता है और ये जो रेल लिंक है इट इज बिटवीन इंडिया एंड देन ईस्ट पाकिस्तान। ये ऑपरेशनल किया गया था टिल द 1965 वॉर। उसके बाद ये डिसफंक्शन कर दी गई थी, फिर से ये रेल लिंक और रीओपन करी गई बाय बोथ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश 2020 में फॉर मूवमेंट ऑफ पैसेंजर एंड गुड ट्रैफिक। तो ये है आपका रेल लिंक। ठीक है, यहाँ आप देख लो ये रेल लिंक है इंडिया में वेस्ट बंगाल हो गया आपका। तो वेस्ट बंगाल से कनेक्ट करता है इधर को, इधर से फिर इधर से कनेक्ट करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर पर्सनालिटीज इन न्यूज। तो पिंगली वेंकैया 2 अगस्त 1876 से 4 जुलाई 1963 ये इंडियन फ्रीडम फाइटर जिन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग डिजाइन किया था। 1916 में इन्होंने एक बुकलेट पब्लिश की थी जिसका टाइटल है नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया। 1921 में एक्नॉलेजिंग द नीड फॉर नेशनल फ्लैग गांधी आस्क्ड वेंकैया की ऑफ नेशनल फ्लैग डिजाइन करे। याद रखना गांधी जी ने ही बोला था टू डिजाइन द नेशनल फ्लैग। इनिशियली इन्होंने ग्रीन एंड रेड फ्लैग को प्रेजेंट किया था बट बाद में it evolved with a spinning wheel at the center and third color that is white and flag was officially adopted by Indian National Congress in 1931। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आईएनसी ने 1931 में अडॉप्ट किया फ्लैग को और इन्होंने डिजाइन प्रदान किया था पिंगली वेंकैया ने एंड इंडियन फ्रीडम फाइटर थे एंड ही डिजाइंड इंडियन नेशनल फ्लैग। 1916 में ही पब्लिश्ड बुकलेट टाइटल नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड 1921 में जो गांधी जी थे उन्होंने वेंकैया से बोला था कि वो डिजाइन करे नेशनल फ्लैग, तो गांधी जी ने ही बोला था। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।